कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, किसी एक धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को संबंध में एक नियम बताया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे इसका चित्र। मान लेते हैं कि ये हमारा एक धारावाही चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक तार के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यह क्षेत्र हमें कहाँ पर ज्ञात करना है, P बिंदु पर। चालक तार से P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी dB ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं कितनी है, R है। ठीक है, तो एक बात और है, ध्यान रखिए कि जो बायो तथा सेवर्ट ने जो नियम बताया था वो अल्पांश लंबाई के संबंध में, यानी अल्पांश लंबाई के बीच में नियम बताया था। तो हम इस चालक तार की एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं। वो लंबाई कितनी मान लेंगे, dl मान लेंगे। ठीक है, dl मान लिए। तो इस अल्पांश लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच की ये दूरी जो है, इनके बीच में बना कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये इस चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसी के संबंध में हम नियम देखेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों में पहले पॉइंट में बताया, जो पहली पॉइंट है ये बताया कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है इस चालक तार में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यानी कि इसको लिखेंगे dB समानुपाती I, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, यानी ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB है वह क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा I की क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी पॉइंट देखेंगे। दूसरी पॉइंट में नियम में ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र dB जो है इस अल्पांश लंबाई dl के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यानी ये हो गया dB समानुपाती dl, समीकरण नंबर 2। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम धारा के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि समानुपाती है। तो यानी समान अनुपात, यानी कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा। अगर दूसरे का मान घट रहा है तो पहले का भी मान घटेगा। फिर दूसरे पॉइंट में भी यही बताया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB है वह अल्पांश लंबाई dl के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यानी कि अगर हम लंबाई के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर तीसरी पॉइंट में ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके अल्पांश तथा इस बिंदु के बीच की दूरी में जो थीटा कोण बन रहा है इसकी ज्या के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यानी कि dB समानुपाती साइन थीटा, ये भी हो जाएगा समीकरण नंबर 3। फिर चौथा नियम उन्होंने बताया अपने प्रयोगों में। उन्होंने ये बताया कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र dB है, यानी बिंदु P से चालक तार, यानी कि चालक तार के बीच की जो दूरी है उसके R के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB है, चालक तार और बिंदु P के बीच की दूरी जो है R, उसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल टू, यानी समानुपातिक चिन्ह। ये देख रहे हो कि अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर।
आप जानते हो कि यहाँ से जब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, dB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। यही हमारा क्या हो जाएगा, बायोस तथा सेवर्ट का नियम का सूत्र। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ μ0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। और इसका मान जो होता है μ0 का, इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर, इतना होता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे μ/4 पाई का मान कितना हो जाएगा, तो μ/4 पाई का मान हो जाएगा 4 यानी 10⁻⁷। ठीक है, तो इतना हो जाएगा यानी 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम μ0 का मात्रक देखेंगे कितना होता है। लिखेंगे μ0 का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना होता है। अब इसकी बीमा सूत्र देख लेंगे, μ0 की बीमा सूत्र, μ0 का बीमा सूत्र हो जाएगा mL/T² e⁻² होता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।